हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना लास्ट एफएलटी और ये 64th एफएलटी। तो हम लोगों ने सारे एफएलटीज कर लिए हैं और आप लोगों को 5 मई के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से करोगे, मुझे पूरा यकीन है। और सेशन हम लोग शुरू करते हैं अभी। और ये सेशन इस मिशन के तहत पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नॉवल मिशन को पूरा करने के लिए सेशन शुरुआत करते हैं। और फुल सिलेबस टेस्ट 64th है ये, 3 मई को। यूनिट फर्स्ट से डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। यूनिट फर्स्ट से यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं। यूनिट फर्स्ट से 10, यूनिट 2 से 11, यूनिट 3 से 10, यूनिट 4 से 9 और यूनिट 5 से 14 क्वेश्चंस। तो टोटल 54 क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी 1 से हैं। और इसके बाद एनसीईआरटी 2 से यूनिट 6 से 9, यूनिट 7 से 16, यूनिट 8 से 5, यूनिट 9 से 8 और यूनिट 10 से भी 8। तो टोटल 46 क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा जो आज का हमारे पेपर का है। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना। असर्शन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। एंडोस्पर्म में जो डिवीजन शुरू होंगे तो एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट जो होता है वो पहले होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो ये सही स्टेटमेंट है। फॉर प्रॉपर रीजन क्या दे रहे हैं? फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एम्ब्रियो रिक्वायर्स न्यूट्रिशन दैट आर गिवन बाय एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म क्या है? ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंडेंट है? एंडोस्पर्म पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अडाप्टेशन है। किसका अडाप्टेशन है ये? टू इंश्योर एश्योर्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सुनिश्चित करने के लिए अडाप्टेशन है। नेचर ने इस तरह से बनाया हुआ है कि भोजन की व्यवस्था पहले कर दी गई है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए भोजन पहले से ही मौजूद है। तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये इसका आंसर होगा। 101 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर इन पॉलन ग्रेन? तो पॉलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बाहर इसमें क्या है? स्पोरोपोलिन। और कहीं कहीं पर ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट है जहां पर उसको जर्म पोर बोला गया है। जहां पर ये एब्सेंट है, जर्म पोर से क्या होता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। इंटाइन जो होगा वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। तो रिलीज ऑफ मेल गैमिट्स, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट्स और रिलीज ऑफ फीमेल गैमिट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। स्पोरोपोलिन जो एक्साइन लेयर है ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिन। और इंटाइन जो होती है ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है। इंटाइन इज कॉन्टिन्यूअस लेयर। और ये किसकी बनी हुई है? ये सेलुलोज और पेक्टिन की। सेलुलोज प्लस पेक्टिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स सेल्स रिस्पेक्टिवली इन एम्ब्रियो सैक? तो एम्ब्रियो सैक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एम्ब्रियो सैक क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट। और ये कितने सेल का होता है? ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल कौन कौन सी है? एक हो गया एग सेल, 2 सिनर्जिड्स और ये किधर होंगी? ये माइक्रोपाइलर एंड पर होती है। इसके अलावा यहाँ पर एंटीपोडल्स हैं और एक सेंट्रल सेल है N+N। तो यहाँ पर अगर प्लॉइडी पूछी जाए तो यहाँ पर सभी की प्लॉइडी, क्योंकि गैमेटोफाइट की सेल्स हैं तो सभी की प्लॉइडी क्या होगी? N, चाहे वो एग सेल हो या सिनर्जिड्स हो या एंटीपोडल्स हो। तो सिनर्जिड्स का नंबर हो गया 2। और सिनर्जिड्स में क्या प्रेजेंट होता है? फिलीफॉर्म अपरेटस, जो यहाँ पर किस में हेल्प करेगा? ये गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को। तो सिनर्जिड्स का नंबर हो गया 2 और एंटीपोडल्स का नंबर हो गया 3। तो 2 और 3। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट?
जोस्टेरा, हाइड्रिला, वाटर लिली, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो जोस्टेरा के लिए लिखा हुआ है मैराइन सी ग्रासेस, सही है। यहाँ पर हाइपोहाइड्रोफिली प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब है इसका, वाटर के अंदर ही होगा। हाइड्रिला वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, सही है। वाटर लिली पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, ये प्लांट हाइड्रोफाइट है बट यहाँ पर पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, एयर या इंसेक्ट्स। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स मेल गैमीट ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, तो ये सही है। यहाँ पर ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में किसके द्वारा, मेल गैमीट यहाँ पर मोटाइल है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए द्वारा होगा, वाटर के द्वारा। तो ए, बी और डी यहाँ पर सही है बट सी इनकरेक्ट है, तो 104 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम बिकॉज, तो पॉलीस्पर्मी नहीं होती है, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाती, पॉलीस्पर्मी विल नॉट टेक प्लेस। तो क्यों नहीं होती पॉलीस्पर्मी, ओनली वन स्पर्म रीचेज द सर्विक्स, ओनली वन स्पर्म रीचेज द यूट्रस, ओनली वन स्पर्म रीचेज द फैलोपियन ट्यूब, कॉन्टैक्ट ऑफ वन स्पर्म विद जोना पेलोसिडा, ये फीमेल गैमिट, और इसके बाहर ये यहाँ पर पेरिविटलाइन स्पेस, और पेरिविटलाइन स्पेस के बाद यहाँ पर जोना पेलोसिडा, और इसके बाद यहाँ पर करोना रेडिएटा, जो रेडियली अरेंज सेल्स हैं ग्रैनुलोसा सेल्स की, वो करोना रेडिएटा लेयर बनाएंगी। तो जब स्पर्म यहाँ पर एंटर होगा तो जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पर ZP3 रिसेप्टर होगा जिसके साथ ये एक्रोसोम इसका कांटेक्ट करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। इसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन में स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होगा, और जोना पेलोसिडा जो लेयर है ये हार्डन हो जाती है, थिक हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में चेंज होगी, और ये प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को। तो ओनली वन स्पर्म with Jonah pellucida ovum and induces changes in membrane that blocks the entry of additional sperm। ये आंसर यहाँ पर एकदम सही दिया हुआ, तो 105 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल्स हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, किन सेल्स में पोटेंसी है सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करने की, तो पेप्टिक सेल्स, स्टेम सेल्स, जी सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। तो पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, जी सेल्स, ये सब कहाँ पर है, ये एलिमेंट्री कैनाल में। और स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स जो होती हैं ये फ्यूचर एम्ब्रियो वगैरह बनाएंगी, और इनके अंदर टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाने की क्षमता है। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर स्टेम सेल्स। यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। तो टोटीपोटेंट सेल्स जो होती हैं ये अर्ली ब्लास्टोमियर्स जो है, अर्ली ब्लास्टोमियर्स जिनके अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट एम्ब्रियो का, प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन्स भी फॉर्म होंगी, तो उनको बोला जाता है टोटीपोटेंट सेल्स। ये जो इनर सेल मास की जो सेल्स हैं जिनको हम लोग स्टेम सेल्स बोलते हैं, ये जो है ये प्लूरीपोटेंट है। तो यहाँ पर 106 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर करेक्ट सीक्वेंस देखा जाए तो यहाँ पर शुरुआत होती है स्पर्मेटोगोनिया से जो 2n है, और स्पर्मेटोगोनिया के बाद यहाँ पर क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ। और फर्स्ट जो हैप्लॉइड सेल है वो कौन सी है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजेनेसिस की पहली हैप्लॉइड सेल। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n, यहाँ पर होगा मियोसिस 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके बाद होगा मियोसिस 2। और स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तब इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर 107 का क्या होगा, 107 इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, दीज आर क्लासेस ऑफ फंजाई। और इसमें अगर देखा जाए फाइकोमाइसिटीज में तो माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट, सेप्टेशंस एब्सेंट है, सीनोसिटिक, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन हुई, सही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स, तो वेजिटेटिव नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था,
स्पोर्स हैं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड एप्लानोस्पोर्स वेजिटेटिव की वजह से ये गलत हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल जूस्पोर्स, ये सही है, मोटाइल जूस्पोर्स। और ये किस में बनेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर, तो इनको एंडोस्पोर्स बोला जाएगा। जू स्पोरेंजियम में होंगे इसलिए एंडोस्पोर्स। जाइगोस्पोर इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ सेवरल गैमीट्स, गलत दिया हुआ है यहाँ पर, 2 गैमीट्स। तो यहाँ पर माइसी रेस्टिंग स्टेज है ये जाइगोस्पोर। तो माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, ये सही है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल जूस्पोर्स, ये सही है, ए एंड सी। 108 का करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, बाउंड्री ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो ये किसके लिए? ये मोनरा के लिए नहीं, ये प्रोटेस्टा के लिए कहा जाता है, क्योंकि प्रोटेस्टा में प्लांट के भी एंसेस्टर्स हैं, एनिमल लाइक भी हैं और फंगस लाइक भी हैं। प्लांट, एनिमेलिया और फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म हैं, इनके एंसेस्टर्स हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। सिलिका इन सेल वॉल, एनिमेलिया में सेल वॉल ही नहीं है, तो सिलिका का कहाँ से क्वेश्चन आया? सिलिका वैसे किस में होगा? ये डायटोमेशियस अर्थ डायटम्स में प्रेजेंट। ऑल मेंबर्स आर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स, तो यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स कौन से हुए? फंजाई, ये सही है। फंजाई सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्लाइम मोल्ड गलत दिया हुआ है, ऑटोट्रॉफिक नहीं, ये हेटेरोट्रॉफिक है, फंगस का एंसेस्टर है, फंगस लाइक होता है, मोल्ड मतलब फंगस, तो फंगस लाइक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? 109 इज थर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110, वीट, मैंगो, हाउसफ्लाई, मैन, और इनकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैचिंग करनी है। तो वीट, पोएसी, ग्रैमिनी, तो ऑर्डर क्या है? पोएल्स। मैंगो, एनाकार्डियेसी फैमिली, ऑर्डर हो गया सैपिंडेल्स। हाउसफ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, ये क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर डिप्टेरा का मेंबर है। मैन, ये मैमल्स हैं, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर इनका प्राइमेटा। तो यहाँ पर 110 का करेक्ट आंसर ए का फोर्थ, बी का थर्ड। ए फोर्थ और बी थर्ड सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन 110 इज सेकेंड। Now we move to next question 111. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Members of chondrichthyes swim constantly to avoid sinking. In members of chondrichthyes, air bladder is absent. Air bladder यहाँ पर कैसा होता है? Absent होता है, तो ये सही है। chondrichthyes swim करते हैं constantly to avoid sinking, और chondrichthyes चूँकि कार्टिलेजिनस हैं, लाइट होंगे, तो एयर ब्लैडर यहाँ पर एब्सेंट है। और एयर ब्लैडर क्या प्रोवाइड करता है? ये बॉयंसी प्रोवाइड करता है, और चूंकि ये एब्सेंट है इसी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। तो 111 का करेक्ट आंसर जो होगा वो फोर्थ, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। Distribution of pteridophytes are limited and restricted to narrow geographical regions. Pteridophytes का distribution limited है और restricted है narrow geographical region. In pteridophytes, water is required for fertilization and gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Pteridophytes water required for fertilization, सही है। pteridophytes में भी gametes कहते हैं, कैसे हैं? मोटाइल है, और gametophytes को डेवलप करने के लिए होने के लिए क्या? कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए, हर जगह ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है कि नैरो क्यों है इनका डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों एक सीमित एरिया में ही पाए जाते हैं। तो असर्शन भी सही हुआ, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 112 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 113, विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट। डाइजेस्टिव सिस्टम विद वन ओपनिंग, तो ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, किसमें है? प्लेटिहेल्मिन्थीज के मेंबर्स में होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम विद टू ओपनिंग, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एस्केल्मिन्थीज के आगे सब में प्रेजेंट है। क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स प्रेजेंट होंगी। ओपन वेस्कुलर सिस्टम,
ओपन में, ओपन स्पेसेस में ब्लड साइनसेस में ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स एब्सेंट। और क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर कहाँ पर है, एनिलिडा में है। एनिलिडा के अलावा कॉर्डेट्स में है और मोलस्का में इन जनरल अगर पूछा जाए तो ओपन होगा, बट मोलस्का का एक ग्रुप जिसमें ऑक्टोपस, डेविल फिश, लॉलिगो, सी स्क्विड और कटल फिश, ये एग्जांपल्स हैं जिसमें कैसा है, क्लोज्ड। मोलस्का में इन जनरल ओपन है। जो सिफेलोपोडा के मेंबर्स हैं, इसमें एक ग्रुप है, ये सब सिफेलोपोडा में आएंगे और इनमें क्लोज टाइप का वेस्कुलर सिस्टम। तो 113 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ऑल बर्ड्स आर होम्योथर्मस, सारे के सारे होम्योथर्मिक हैं, सही है। होम्योथर्मिक बोलते हैं या इनको वार्म ब्लडेड या एंडोथर्मिक, ये सारे वर्ड्स इनके लिए यूज किए जा सकते हैं। और वार्म ब्लडेड का मतलब ये हुआ कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। ऑस्ट्रिच आर फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच कैसी हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों ये वार्म ब्लडेड है। तो असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, 114, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 114 is first. Now we move to next question. The plant body of bryophytes are thallus-like because they do not contain. तो thallus-like का मतलब हुआ कि यहाँ पर प्लांट बॉडी जो है वो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स ये एब्सेंट होंगे। तो रूट स्टेम एंड लीव्स यहाँ पर एब्सेंट है इस वजह से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट। फ्लावर और फ्रूट, ये फ्लावर और फ्रूट अगर देखा जाए तो टेरिडोफाइट्स में भी एब्सेंट है, जिम्नोस्पर्म्स में भी एब्सेंट है, लेकिन वो थैलोफाइटा के मेंबर्स नहीं है। फ्रूट और सीड ये भी टेरिडोफाइट्स में भी एब्सेंट है, जिम्नोस्पर्म्स में भी एब्सेंट है, बट दे आर नॉट थैलोफाइट्स। तो थैलोफाइटा के लिए क्या जरूरी है कि ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं होनी चाहिए। 115 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 116। तो यहाँ पर स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन क्या हो गया, ये डॉग फिश, कार्टिलेजनस फिश, स्मेलिंग पावर ज़्यादा होती है इसलिए डॉग फिश नाम दिया गया। क्लैरियस, मागोर, ये फ्रेश वाटर फिश। फाइटिंग फिश इज बेटा और एंजल फिश इज टेरोफाइलम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज सेकंड एंड डी इज फर्स्ट। और फाइटिंग फिश और एंजल फिश ये क्या है, ये एक्वेरियम फिशेज हैं जो एक्वेरियम में हम लोग पालते हैं। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, पॉलन ग्रेन एंड प्रोथैलस आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। सही है। पॉलन ग्रेन क्या है, ये मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट। और प्रोथैलस, प्रोथैलस यहाँ पर टेरिडोफाइट्स का जो स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो ये प्रोथैलस का फॉर्मेशन होगा, ये भी सही है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। आर्किगोनियम आर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। तो आर्किगोनिया यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया और ये गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर पर लगा होगा तो ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर हुआ, सही है। तो आर्किगोनियम आर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, ये भी सही। तो 117 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, क्वीन विक्टोरिया पेडिग्री, सही है, रॉयल डिजीज इसको बोला जाता है, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में प्रेजेंट है। फेनाइल कीटोनूरिया, फेनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो होता है ये डेफिशिएंसी शो करता है। फेनिल एनालिन का टायरोसिन में कन्वर्जन इसी एंजाइम की वजह से होता है, तो ये नहीं होगा तो हाइपर फेनिलएनीमिया होगा, तो ये सही है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। कलर ब्लाइंडनेस मोर अपीयर्स इन फीमेल्स, कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इस फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए दोनों एक्स अफेक्ट खराब होने चाहिए, मतलब फादर से जो आ रहा है वो भी अफेक्टेड और मदर से जो आ रहा है वो भी अफेक्टेड होना चाहिए, तो इसके चांसेस रेयर है। मेल
में सिंगल ही चाहिए तो यहाँ पर ये अफेक्टेड हो सकता है, ज़्यादा प्रॉबिलिटी मेल के अफेक्टेड होने की है एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन में। तो फीमेल्स गलत। सिकल सेल एनीमिया शेप ऑफ आरबीसी बाई कॉन्वेक्स डिस्क, ये बाई कॉन्वेक्स डिस्क नहीं, ये हसिया के आकार का हो जाता है, सिकलिंग बोलते हैं इसको, सिकल शेप, जिससे घास वगैरह काटते हैं किसान, हसिया उसके जैसा शेप होता है, तो इसलिए इसको सिकल सेल नाम दिया गया है। तो ये भी गलत है यहाँ पर। तो ए एंड बी दो स्टेटमेंट सही है, 118 इज थर्ड, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 119, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? shows inheritance from carrier female to male progeny, एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगा, shows inheritance कैरियर फीमेल से किसके पास जाएगा, ये मेल में जाएगा, मेल में ये अफेक्टेड शो करेगा क्योंकि, तो सही है ये। हीमोफीलिया ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हीमोफीलिया ए और बी ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशंस हैं, सही है। क्लॉटिंग फैक्टर 8 की यहाँ पर डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होगी। हीमोफीलिया ए इज ए वाई लिंक्ड, तो वाई लिंक्ड नहीं, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। और पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, ये भी सही है क्योंकि ये मेल में ज़्यादा प्रोबेबल होगा। तो 1, 2 एंड 4 इज ट्रू, तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ, 119 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, इन बर्ड्स फीमेल डिसाइड सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। जैसे मेल्स में, ह्यूमन मेल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, मेल्स हेट्रोगैमिट प्रोड्यूस करते हैं। वाई अगर जाकर के एक्स के साथ फ्यूज होगा तो मेल, अगर एक्स एक्स के साथ फ्यूज होगा तो फीमेल। तो यहाँ डिसाइड करता है मेल, क्योंकि मेल हेट्रोगैमिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह से बर्ड्स में जेड डब्ल्यू टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसको ये सिंबल्स इसलिए दिए गए इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और जेड डब्ल्यू टाइप का जो है तो इसमें ये किस में होगा, ये फीमेल बर्ड्स में होता है। तो फीमेल बर्ड्स जो है ये हेट्रोगैमिट्स प्रोड्यूस करेगी, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है कि बर्ड फीमेल डिसाइड सेक्स ऑफ द प्रोजेनी और बर्ड फीमेल प्रोड्यूसेस हेट्रोगैमिट्स। तो करेक्ट आंसर, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation. So 120 is fourth. Now question number 121, given below are two statements, Klinefelter syndrome is example of trisomy, तो सही है यहाँ पर x x y, और y क्रोमोसोम होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये स्ट्राइल मेल्स हैं, दीज आर स्ट्राइल मेल्स। लेकिन फेमिनिज्म शो करते हैं, फेमिनिज्म क्या है यहाँ पर, फीमेल कैरेक्टर क्या है, गैनेकोमेस्ट्रिया। द टर्नर सिंड्रोम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी, ये ट्राइसोमी का नहीं, ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक्स ओ सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, तो ये क्या होंगे, ये स्ट्राइल फीमेल्स, रूडिमेंट्री ओवरीज वगैरह होंगे यहाँ पर। तो ये भी, ये स्टेटमेंट सही है क्लाइनफेल्टर, बट ये यहाँ पर गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 121 इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेंडल डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। तो कितनी मैचिंग्स इनकरेक्ट हैं डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में। टाइप ऑफ गैमीट्स, तो डाइहाइब्रिड गैमेट्स के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं 2n, और ये क्या है, ये हाइब्रिड कंडीशंस कितनी हैं, तो 2n मतलब 4 गैमेट्स जो होंगे डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे। टाइप ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 3n, n यहाँ पर 2, तो 3 कितने हो गए 9। जीनोटाइप यहाँ पर 10 नहीं 9 होने चाहिए थे। और टोटल रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं 9:3:3:1 रेशियो में, ये जो 6 बनते हैं ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं आउट ऑफ 16। तो यहाँ पर टोटल रिकॉम्बिनेंट्स 6 होने चाहिए थे। और प्रोजेनी जीनोटाइप जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी, तो उसमें 4 डिफरेंट जीनो गैमेट्स इधर और 4 इधर,
ये मेल गैमिट्स और इधर ये फीमेल गैमिट्स, 4 इधर 4 इधर, तो टोटल जीन ऑफ स्प्रिंग्स कितने बनेंगे प्रोजेनी, ये सही है 16। तो बी और सी यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ, ए और डी करेक्ट है। दो ऑप्शन 122 इज थर्ड। इनकरेक्ट पूछे गए तो इनकरेक्ट यहाँ पर दो इनकरेक्ट है। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन या फॉरेंसिक साइंस। तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट डीएनए प्रोब के तौर पर यूज़ किया जाता है, और इसमें क्या है रिपीटेटिव डीएनए, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, ये भी सही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज़ करती है, सही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस मतलब यहाँ पर क्राइम में यूज़ करते हैं, क्राइम सीन्स पर, और पैटर्निटी डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करने में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये सही है 123 के चारों ऑप्शंस, 123rd इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। स्टेटमेंट द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, सही है। यहाँ पर 23s राइबोसोमल आरएनए प्रोकैरियोट है, तो बैक्टीरिया में सही दिया हुआ है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये यहाँ पर गलत है। ये 23s राइबोसोमल आरएनए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज होगा, तो ये गलत हो गया। Translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon and stop codon, सही है। और इसके दोनों तरफ 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पर अनट्रांसलेटेड रीजन भी प्रेजेंट होगा, जो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये गलत। तो 124 का स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 124 इज थर्ड। Now we move to next question 125. Select the correct statement for the given diagram. तो ये नेचुरल सिलेक्शन जो ट्रेड्स पर वर्क करता है उसका डायग्राम है, और क्या दिखा रहे हैं, पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रेड को सेलेक्ट कर रहा है नेचर। अगर बीच का करेक्टर सेलेक्ट होता, मीन करेक्टर सेलेक्ट होता, तो ये पीक और हायर हो जाता मीन करेक्टर, इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स वन साइड, एक तरफ जाने के बजाय इधर भी जा सकता था या इधर भी जा सकता था। तो ये हो गया डायरेक्शनल, अगर एक पर्टिकुलर ट्रेड को सेलेक्ट कर रहा है आइदर एंड पर। और अगर मीन कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहा है तो ये हो जाता है स्टेबलाइजिंग, और अगर दोनों पेरिफेरल वैल्यूज को सेलेक्ट कर रहा है तो ये हो जाता है डिसरप्टिव टाइप का नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर चूंकि पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। 125 इज थर्ड। So thank you all of you. Now further discussion will be carried by my fellow partner Manish sir. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत वेलकम सर। और आज हम लोग सर बच्चों को विश भी कर दें, क्योंकि आज हम लोगों का लास्ट ही FLT है। बच्चों आपका ये लास्ट FST है, हाँ, और इसके बाद अब 5 को इनको सीधे एग्जाम देना है, और ये अच्छा ही करेंगे, पूरी उम्मीद है हम लोगों को। पूरी उम्मीद नहीं है, ये अंदर से हाँ, पूरा भरोसा है। और आप लोग करो, मिठाई लेकर के आओ, और हम लोगों को भी इंतजार है आपका। चलिए, ऑल द बेस्ट। और बायो में 350 से कम लाइए मत। जी हाँ, तो मनीष सर का सेशन आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, जैसा कि सैलन सर ने कहा कि अब तो ये आखिरी घड़ी आ गई है, और अच्छा रहा समापन, और बहुत सही से रहा, और हमें लगता है कि FST अगर आपने अच्छे से दिया है, एनालाइज किया है, तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बस आपको मेहनत करनी बाकी रह गई है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर कोडेड बाई ओनली वन कोडान। कौन से अमीनो एसिड के सिर्फ और सिर्फ एक कोडान है। आप जानते हैं कि अमीनो एसिड के मोर देन वन कोडान हो सकते हैं, रूल ऑफ डीजेनरेसी कहलाता है। तो वैलिन के हो सकते थे, ट्रिप्टोफान के बेटा एक हैं, तो वैलिन के मोर देन वन है, ट्रिप्टोफान के एक हैं, टायरोसिन के दो हैं, हिस्टिडीन के दो हैं। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, ओनली बी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, याद कर लीजिएगा AUG है, AUG याद कर लीजिएगा। AUG जो कोड करता है मिथ्योनिन को, साथ ही साथ स्टार्ट कोडान होता है, उसके भी सिंगल कोडान पाए जाते हैं। तो बेटा ये आपको चार्ट अगर मैंने एक बार दिखाया था ट्रिक की कैसे याद होता है, तो ये ऐसे आपको 4 खाने बनाने चाहिए थे, और
यहाँ पे UCAG, UCAG, और उसके बाद हर एक में जब ये आपके ये पहला लेटर हो गया, एक सेकंड लेटर हो गया, और थर्ड में UCAG लिख दीजिए। जैसे मैं आपको वैलिन वाला दिखा देता हूँ। जैसे कि वैलिन ये लास्ट में चारों रहता है, तो यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या आया G, तो 4 क्या हो जाएंगे G। दूसरा लेटर आएगा U, तो GU के साथ क्या आ जाएगा UCAG, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद करना होगा। तो 126 का हो जाएगा पहला। ट्रिप्टोफार्म हो गया बेटा आपका। इन अ पर्सन DNA फ्रॉम विच शो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक रूपीय है। तो भाई आपको पता है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी में जितने भी सेल होंगे सब कैसे होंगे, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे, चाहे स्किन की हो, चाहे बोन की हो, चाहे स्पर्म की हो, चाहे ब्लड की हो। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। जबकि अगर एक इंडिविजुअल का कंपैरिजन दूसरे से किया जाए तो बेटा याद रखिएगा वहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाएगा। और याद रखिएगा एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से जो वेरिएशन होता है वो 0.1% होता है, जो कि अगर हम देखें 3 × 10⁹ बेस पेयर का बनता है जो 0.1%, वो बनता है प्यारे बच्चों 3 × 10⁶ बेस पेयर, जो कि 30 लाख बेस पेयर होता है। जो कि आपका अगर उसका पता लगाना होगा तो बहुत डॉन्टिंग टास्क हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। एलेक्स जेफरी ने टेक्निक डेवलप किया था DNA फिंगरप्रिंटिंग, जहाँ पे इस डिफरेंस का ना पता लगा के हम ऐसे रिपीट सीक्वेंस का पता लगाते हैं जो पर्सन टू पर्सन हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी वेरिएबल है, जिसको बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ये जो बेटा आपके टैंडम है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ DNA है, इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या के बेसिस पे दो प्रकार के बोलते हैं, सैटेलाइट कहलाता है, माइक्रो और मिली सैटेलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। इन प्यूरिन नंबर ऑफ रिंग 2 सही है, प्यूरिन में 2 रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक होती है, और पैरामिडिन में सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और गुआनिन, कॉमन टू बोथ DNA एंड RNA। DNA और RNA दोनों के लिए कॉमन होता है। एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरिन अभी बता ही दिया था। और वैसे भी देखिए 1 2 इन पिरामिडिन नंबर ऑफ रिंग 1 सही है, यूरासिल पिरामिडिन है, सारी बातें सही हो गई, आंसर हो गया फोर्थ। पिरामिडिन में आता है CUT, C DNA और RNA दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन यूरासिल वनली इन RNA है और थामिन वनली इन DNA है, याद कर लीजिएगा। यानी आपका DNA और RNA में पिरामिडिन का डिफरेंस होता है, ना कि प्यूरिन का होता है। और एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। प्यूरिन इक्वल टू होता है पैरामिडिन, सरगाप्स रूल वाला। प्यूरिन इक्वल टू होता है पैरामिडिन, 50% इक्वल टू 50%। प्यूरिन हो गया A+G और DNA लिया गया है तो C+T। यहाँ से आप परसेंटेज वाला बहुत तेजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर द जेनेटिक कोड। यस, AUG है ड्वेल फंक्शन। मेथियोनिन को कोड करने के साथ साथ ये स्टार्टर कोडान की तरह काम करता है। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल होता है, कुछ प्रोटोजोन माइटोकॉन्ड्रियल कोडान में एक्सेप्शन आता है। जेनेटिक कोड डीजनरेट होता है, डीजनरेसी मतलब होता है कि 1 अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान। अनएम्बिगुअस मतलब 1 कोडान कोड्स ओनली 1 अमीनो एसिड, कोई इसमें टेंशन नहीं है कोडान में। तो सारी बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा 129 का 1 2 3 4। अ टेम्पलेट स्टैंड इज गिवन एज बिलो। तो बेटा टेम्पलेट स्टैंड से हमें RNA बनाना है, तो याद रखना टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अब सर कॉम्प्लीमेंट्री रूल आपको ये याद होना चाहिए, रूल याद होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री रूल एक तो बोलता है कि एडेनिन है तो सामने आएगा थायमिन, और अगर RNA होगा तो क्या आएगा यूरासिल, और गुआनिन है तो सामने आ जाएगा साइटोसिन। वैसे वर्षा थायमिन है तो एडेनिन आ जाएगा, या यूरासिल है तो एडेनिन आ जाएगा, साइटोसिन है तो गुआनिन आ जाएगा। और जो भी स्ट्रैंड की पोलरिटी होगी उसका अपोजिट पोलरिटी होगी। तो टेम्पलेट की पोलरिटी क्या है, 3 to 5 है। चलिए सर, तो पहले हम जितने भी 3 to 5 वाले उनको उड़ा देंगे। अब बेटा हमें बताना है 5 to 3 वाला। अब जरा ध्यान देना, 5 to 3 में A के सामने क्या आता है U, और यहाँ पे A के सामने T है, तो आंसर अपने आप निकल गया, आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि A के सामने U, T के सामने A, G के सामने C के सामने G, A के सामने U। तो T तो होता ही नहीं RNA में, तो इसलिए A भी चला गया था, तो आंसर हो गया थर्ड। देखिए कितने आसानी से आपने निकाल दिया। तो याद रखना टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है,
और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है सेम आरएनए का होता है, बस डिफरेंस होता है यूरासिल का। पोलैरिटी वगैरह सब सेम होती है कोडिंग वाली। क्यों सेम होती बताते हैं। देखिए बेटा, टेम्पलेट जो है इसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है, डीएनए का दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड, और इसी टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, आरएनए भी है। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें क्या होंगी, एक जैसी ही होंगी। बस भाई एक डीएनए का पार्ट है तो वहां पे थायमिन होगा, और एक आरएनए का पार्ट है तो वहां पे यूरासिल होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। HMS बीगल, डार्विन साहब उनकी सी वोयेज समुद्री यात्रा, एसन मिलर सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट 1953, हाइड्रोजन लिया, अमोनिया लिया, मीथेन लिया, और टेम्परेचर लिया 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया। ठीक है, क्लोज फ्लास्क लिया, अमोनिया आधा लिया था। स्टीलर डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर्स में नापते हैं। ओपैरिन केमिकल इवोल्यूशन दिया था, ओपैरिन रसिया के थे और हेल्डेन आपके कहाँ के थे बेटा, इंग्लैंड के। पूरा नाम है AI ओपरिन JBS हेल्डेन। चलिए मैचिंग में आप हमेशा हमने आपको बताया बेटा कि एक मैचिंग करिए और लाइव झींगा लाला बनाइए। तो A3 देखिए खाली एक में है, और ध्यान दे दीजिए कि है कि नहीं कहीं पे, तो नहीं है तो आंसर आपका निकल के आ गया 131 इज 1। इसमें कोई टेंशन नहीं लेने का। लेकिन बेटा याद रखना, मुझे जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैचिंग में आप प्रो मेथड ही अपनाइए, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। विच टू एनिमल आर सो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब अगर यहाँ पे जो मार्सुपियल और किसका बेटा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल दोनों का एक साथ दिखाना चाहिए। तो बेटा आपको पहले तो चार्ट याद हो जाना चाहिए। तो लीमर एंड स्पॉटेड कस्कस, लीमर एंड बॉबकैट, कोयला एंड वॉम्बैट, सुपर ग्लाइडेड एंड कोयला। तो आपको देखना होगा किस एग्जाम्पल में प्लेसेंटल और आपके बेटा जो हैं प्लेसेंटल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल दोनों एक साथ लिए गए हैं। जरा ये देखिए, लीमर और स्पॉटेड कस्कस, तो भैया इसमें एक हो गया आपका प्लेसेंटल और एक हो गया बेटा आपका क्या, स्पॉटेड कस्कस हो गया बेटा आपका मार्सुपियल्स। तो ये हो गया आपका प्लेसेंटल, ये हो गया मार्सुपियल्स। तो भाई जब सिंगल अगर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल देखते तो क्या कहलाता है, एडाप्टिव रेडिएशन। अगर मैं सिंगल प्लेसेंटल मैमल देखता तो क्या कहलाता है, एडाप्टिव रेडिएशन। लेकिन जब मैंने इन दोनों को देखा तो ये एक साथ जा रहे हैं, यानी जब एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया पे एक से ज़्यादा एडाप्टिव रेडिएशन होता है तो वो पैरेलल और कन्वर्जेंस होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला, कन्वर्जेंट हो गया। लीमर बॉबकैट ये बेटा एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये लीमर बॉबकैट दोनों प्लेसेंटल हो गए, कोयला वॉम्बैट आपका प्लेसेंटल हो गया, हाँ कोयला वॉम्बैट हो गया आपका मार्सुपियल्स, सुपर ग्लाइडेड एंड कोयला हो गया मार्सुपियल्स। The VNTR belong to the class of satellite DNA referred to as a mini satellite. DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. तो VNTR बेटा अभी मैंने बताया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ये सैटेलाइट डीएनए होता है। इसमें आपका बेटा मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट कहलाते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए में जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या के बेसिस पे, नंबर ऑफ जीसी रिच है क्या है इसके बेसिस पे, लेंथ ऑफ डीएनए के बेसिस पे मिनी और माइक्रो सैटेलाइट बनते हैं। डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। यस, सिंगल सेल का ही डीएनए आप ले लीजिए, वो इनफ है। चाहे आप बोन मैरो का ले लीजिए, चाहे स्पर्म का ले लीजिए, चाहे ब्लड का ले लीजिए, चाहे सलाइवा का ले लीजिए, चाहे कहीं का भी ले लीजिए बेटा, आपका वो क्या हो जाएगा, इनफ है, क्योंकि सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो दोनों बातें कोई टेंशन नहीं है, याद कर लेना। सैटेलाइट में आपको जब हम लोग डीएनए की सेपरेशन करते हैं तो एक मेजर पूल बनता है और एक मतलब एक मेजर पीक बनता है और एक मिनी पीक बनता है। तो जो बड़ा वाला पीक होता है उसको हटा देते हैं, मिनी पीक में ही आपका रिपीट नंबर पाए जाते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो अल्टरनेट टाइप में एक लीफ बेस पे एक लीफ आएगा अल्टरनेट मैनर में, सही है। अपोजिट में मोर देन 2 गलत हो गया बेटा। अपोजिट में एक आपके नोड पे 2 लीफ होना चाहिए, मोर देन 2 जैसे होगा तो कैसा हो जाए, वर्ल्ड फिलोटैक्सी। तो यही गलत हो गया, आंसर मिल गया। अपोजिट टाइप प्रेजेंट इन गुआवा, सही है। गोकल फॉर्मूला से याद होना चाहिए, गुआवा कैलोट्रोपिस एंड ऑसमम। अल्टरनेट टाइप सनफ्लावर मस्टर्ड चाइना रोज, ज़्यादातर अल्टरनेट मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो 134 का आंसर हो जाएगा बेटा, गलत पूछा है ध्यान रखना। जैसे हम लोग ऐसे सॉल्व कर देते हैं
और फिर भूल जाते हैं कि पूछा क्या। इसलिए बेटा अंडरलाइन कर लिया करिए, या एक बार मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर बायो आप 30 मिनट में करते हो मान लो, तो नीट वाले समय में 5 मिनट बढ़ा लो भैया, 35 मिनट कर लो। एरर आपके कम हो जाने चाहिए, देख लेना कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी हो चुकी है कि बस अब वही बचा रह गया कि क्या देखना क्या गलत है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर फ्रॉग। पहले अंडरलाइन कर लो भैया क्या पूछा, फ्रॉग के लिए ट्रू की नॉट ट्रू। अब फिर अगर आप प्रो मेथड अपनाना चाहते तो अपना सकते थे कि हम लोग चलो देखते हैं ACD ABD, तो हम लोग क्यों ना C या A पढ़ लेते हैं। चलो C पढ़ लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल, लिम्फ एंड लिम्फ नोड। ठीक है भाई, फ्रॉग है तो फ्रॉग क्वाड्रेटा का मेंबर है, तो क्लोज वर्कुलर सिस्टम होगा, लिम्फेटिक सिस्टम भी अच्छा से पाया जाएगा, लिम्फ वेसल होगा, चैनल होगा, लिम्फ नोड होगा, सब होगा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं कि आप चेंज कर लेना। तो भैया ये आपका सही हो गया। C सही होने की वजह से सही है ना, पूछा नहीं सही, पहले देखो तो आपका ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकता था। अब A पढ़ लेते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप है एंड आल्सो एज अ लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट। तो ये मत सोच लेना कि फ्रॉग को कॉकरोच की तरह समझ लो। फ्रॉग भाई ह्यूमन एनाटॉमी से काफ़ी मेल जोल खाता है। कुछ डिफरेंसेज है, जैसे RBC का डिफरेंस है, RBC होता है वहाँ पे न्यूक्लिएटेड। क्रेनियल नर्व का डिफरेंस है, क्रेनियल नर्व हमारे में 12 पेयर पाई जाती हैं, फ्रॉग में कैसी पाई जाती है, 10 पेयर पाई जाती हैं। ये छोटे छोटे डिफरेंसेज आपको याद होने चाहिए। और हार्ट इज मस्कुलर, और बेटा अपर बॉडी पार्ट में पाया जाएगा, और साथ ही साथ याद कर लीजिएगा मायोजेनिक होगा, ऐसा ना सोच लेना न्यूरोजेनिक है। न्यूरोजेनिक हार्ट बेटा वर्टिब्रेट एम्ब्रियो का फीचर होता है। तो 135 में बेटा सारी चीज़ें सही हैं, तो कुछ गलत है ही नहीं। जब गलत है नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 4th। वैसे भी अगर A पढ़ लेते तब भी आप कर लेते। वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल, हार्ट एंड ब्लड पाया जाएगा, क्लोज होगा, ध्यान रखना क्वाड्रेटा का मेंबर है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच रिगार्डिंग ब्रेन ऑफ फ्रॉग। तो बेटा फ्रॉग का ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर भी 3 ही पार्ट होते हैं, जैसे हमारे में 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है। तो बेटा 4 ब्रेन की बात करते हैं तो ऑल्फैक्टरी लोब हमारे में रिड्यूस होगा या तो नहीं पाया जाएगा। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया जाएगा। ऑप्टिक लोब पाया जाएगा, लेकिन ये बेटा 4 ब्रेन में नहीं होगा। ऑप्टिक लोब हमारा भी किस में होता है, मिड ब्रेन में। डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा कि जो बेटा आपका डिफरेंस पाया जाता है कि जो फ्रॉग में ऑप्टिक लोब होता है वो 1 पेयर यानी 2 नंबर में होता है, और ह्यूमन ब्रेन में जो ऑप्टिक होता है लोब मिड ब्रेन में पाया जाता है, 2 पेयर होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहलाता है। मिड ब्रेन में डायनसेफ्लॉन नहीं बात करेंगे, थैलेमस बेटा आपका 4 ब्रेन में होता है, पेयर भी नहीं रहेगा। हैंड ब्रेन में सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स पाया जाएगा। तो 136 का आंसर हो जाएगा 3rd, क्योंकि करेक्ट पूछा है। ठीक है ना सर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक मतलब वर्टिकल प्लेन मिलेगा और बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। फैमिली ग्रेमिनी में, रे फ्लोरेट्स में, एस्टेरेसी के, और साथ ही साथ गुआवा और बेटा कुकुरबिटेसी, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कौन सा, जाइगोमॉर्फिक। चलिए देख लेते हैं। तो फैबेसी में भी जाइगोमॉर्फिक होगा, और बेटा सीजल पिनवाडी में भी जाइगोमॉर्फिक होगा। तो पी बीन गुलमोहर कैसे, तो एग्जाम्पल में डायरेक्ट लिखा था। मस्टर्ड चिली धतूरा में बेटा एक्टिनोमॉर्फिक होता, तो ये तो आपके लिए आसान हो गया कि 4 हो गया आंसर। लेकिन सर आपको ये भी साथ में याद करना होगा, ग्रेमनी यानी पोएसी में भी मिलेगा, और आपका रे फ्लोरेट ऑफ एस्टेरेसी, गुआवा, कुकुरबिटेसी, फैबेसी एंड सीजल पिनवाडी। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। यस कंटिन्यू ग्रो रहेगा, एक्रोपिटल हो जाएगा, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी, और रेसिमोज आपका कॉमन है। जहाँ ना समझ में आए आप रेसिमोज लगा लीजिए। साइमोज में बेटा सोलेनेसी लिलियेसी याद कर लीजिएगा, सीमित होगा, बेसिपिटल होगा, लिमिटेड ग्रोथ होगा, टर्मिनेट हो जाएगा मेन एक्सिस फ्लावर बड में। तो दोनों बातें सही हैं, यहाँ पे फार्मूला याद कर लीजिएगा, सोलेनेसी और लिलियेसी। तो स्टेटमेंट 138 का दोनों सही हो जाएगा। द अरेंजमेंट ऑफ ओवरी विद इन द ओव्यूल इज नोन एज प्लेसेंटेशन। देखिए ऐसे ही गड़बड़ाता है, ऐसे ही गड़बड़ाएगा आपका। कैसे गड़बड़ाएगा, आप देखोगे सही लग रहा है क्योंकि आप जल्दबाजी में देखोगे, लेकिन भाई ओवरी बड़ी चीज़ है, उसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। भाई ओवरी मतलब फ्रूट, और उसके अंदर ओव्यूल सीड, तो भाई फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है, ना कि सीड के अंदर फ्रूट।
तो क्या लिखा, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी होना चाहिए था। कितना जबरदस्त लाइन रहा, तो ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंटेशन की एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। मार्जिनल में पी पाया जाता है, एक्जाइल में लेमन टोमेटो चाइना रोज हो जाएगा, बेसल में हो जाएगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, पेराटल में हो जाएगा मस्टर्ड और आजिमोन, और साथ ही साथ फ्री सेंट्रल में हो जाएगा प्रिमरोज एंड डायंथस। तो बेटा पहला गलत हो गया। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड एन पार्थिनोकार्पिक। जेनेसिस मतलब ऑर्गेनिज्म बनना होता है बेटा, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होना चाहिए था, हेंस इट इज रॉन्ग। पार्थिनोकार्पी बेटा ऑक्सिन नामक हार्मोन इंड्यूस करती है, याद करिए रहना। तो दोनों बातें गलत, आंसर हो जाएगा फर्स्ट 139 का 1। डायग्राम में भी देखिए 1 + 2 अरेंजमेंट है और फ्यूज्ड है, तो बेटा ये आता है पेटल्स का, वो भी कौन सा, वैक्जेलरी एस्टिवेशन फैबेसी में, तो 140 का हो जाएगा सेकेंड। चाइना रोज कैसिया कैलोट्रोपिस, तो चाइना रोज में और लेडी फिंगर और कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। गुलमोहर और कैसिया में बेटा इम्ब्रिकेट पाया जाता है। दिए गए फिगर को पहचानिए और करेक्ट बातें बताइए। तो पहले तो आपको पहचानना है कि ये हो गया स्क्वेमस एपिथेलियम, ये होगा क्यूबॉइडल और ये होगा कॉलमनार। स्क्वेमस की बाउंड्री इर्रेगुलर होती है। अब जरा हम क्यों ना ऑप्शंस पे ही आ जाएं, तो देखिए यहाँ पे 3 2 जगह है, पहले 3 ही क्यों ना पढ़ लें। तो 3 है सी, हेल्प इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही है। कॉलमनार और क्यूबॉइडल में सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है, अगर एक को प्रेफर करना होगा तो एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो सी सही हो, मतलब थर्ड सही होने के कारण आपका 2 ऑप्शन तो निपट गया। अब बचा क्या आपके पास, तीसरा और चौथा। तो आप ये दूसरा पढ़ लीजिए या पांचवा पढ़ लीजिए, जवाब आ जाएगा। चलिए दूसरा पढ़ लें, बी, फाउंड इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, सही बात है, पीसीटी में पाया जाता है, ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम कहलाता है। और दूसरा सही होने के कारण करेक्ट पूछा है, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 के साथ दूसरा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। तो देखिए कितना जबरदस्त रहा, 5 लाइन लिखी है, 2 ठो पढ़े, आंसर दे दिया आपने। स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, इरेगुलर बाउंड्री होती है, एल्वेलाई ऑफ लंग के वाल में पाया जाता है, और इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड फैगोसिटिक ए, तो ये बेटा आपका स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड में क्यूबॉइडल पाया जाता है। म्यूकस, म्यूकस को तब मूव करेगा जब आपका कैसा होगा, कॉलमनार विद सीलिया, तो ये गलत हो जाता। वैसे भी आंसर आपका आ गया था 1 2 3। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिंगवर्म, मेनी बैक्टीरिया बिलोंग टू जनरा, बैक्टीरिया नहीं होता बेटा, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन, ये फंगल जनरा जो रिंगवर्म करते हैं। और इनकरेक्ट पूछा, नीचे कोई बोथ 1 2 नहीं है, तो आप आंसर पहला लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ऐसा नहीं कि रुकिए, क्योंकि समय आप बचेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री लगाएंगे आप, तो याद रखिएगा दूसरा तीसरा चौथा मत पढ़िए, क्योंकि नीचे अगर बोथ और आल ना दिया हो। हालांकि हम पढ़ देते हैं रिंगवर्म बेटा सॉइल से या टॉयल से या आपका कॉम वगैरह यूज करने से होगा। ड्राई स्केली पपड़ी पड़ जाती है, ईचिंग होगी और इन्फेक्शियस होता है, खास करके मेंस में। कहते हैं बियर्ड्स, बार्बर्स इच बोलते हैं, नाव की दुकान से फैलने वाला। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो बेटा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डायजेनेटिक होता है, मतलब 2 होस्ट में होगा, ह्यूमन एंड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अगर ये दिया होगा 2 होस्ट तो एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, यस इन्वॉल्व 2 होस्ट ह्यूमन एंड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल में फर्टिलाइजेशन गट में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और होस्ट जो ह्यूमन होता है उसमें आरबीसी और लीवर में ए सेक्सुअल पाया जाएगा, तो एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो 143 का हो जाएगा बेटा 4। मैन में स्पोरोजोइट रूप में जाएगा और फीमेल में गैमेटोसाइट रूप में जाएगा। हाउ मेनी मैचिंग आर करब माइक्रोब्स, यस प्रोटोजोआ को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, कॉलोनी देख सकते हो आप, वायरस, वायरवाइड। माइक्रोब्स बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलने का मतलब लिविंग फीलिंग आ जाती है। प्रियॉन्स माइक्रोब्स हो सकता है, तो माइक्रोब्स में सभी आ सकते हैं ABCD, जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें। तो 144 का हो जाएगा सेकंड। लेकिन सर अगर हम नॉन लिविंग वायरस, विरोइड, प्रियॉन की बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म मत यूज करिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। वायरवाइड टियोडाइना 1971, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, फ्री इन्फेक्शियस लो मॉलिक्यूलर वेट RNA। प्रियॉन्स होता है बेटा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज एनालॉग वेरिएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इनेट इम्यूनिटी। इनेट मतलब सिंस बर्थ जमजान होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा, तो भाई बैरियर स्किन आपका इनेट में आ जाएगा। फैगोसिटिक पैथोजन इरेस्पेक्टिव ऑफ एंटीजन, यस जो भी आएगा सबको मारेगा। मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होता है बेटा, ये होता है एक्वायर्ड का, जब आएगा
तो उसके खिलाफ मेमोरी बनेगी और फिर जब दोबारा आएगा तो पीटा जाएगा। सिंस बर्थ होता है। एक्वायर्ड होता है स्पेसिफिक, और लिम्फोसाइट में भी टी और बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं, जबकि नेचुरल किलर सेल जो एक प्रकार का लिम्फोसाइट है वो इन्नेट इम्यूनिटी में आता है। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। तो 146 का करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट सेलेक्ट करना है। नास्टाक एजोस्पाइरिलम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस टोबैको मोज़ेक वायरस एफिड्स, ट्राइकोडर्मा बैकिलोवायरसेस, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, ऑसिलेटोरिया राइजोबियम एंड ट्राइकोडर्मा। चलिए भैया, हमें इसमें से कुछ तो हटाना पड़ेगा। तो नॉस्टाक आपका साइनोबैक्टीरिया एजोस्पाइरिलम फ्री लिविंग होगा, एनारोबिक होगा, नाइट्रोजन फिक्शन करेगा। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये बेटा हम लोग बैकिलोवायरस इसके अंदर आता है, ये बायो कंट्रोल है, ये बायो फर्टिलाइजर है, ये बायो कंट्रोल है। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, यस ये मार सकता है आपका, जैसे कॉटन बॉल वर्म के लिए क्राइवन वाला। टोबैको मोज़ेक वायरस, ये तो बीमारी करता है इसलिए गया। ट्राइकोडर्मा रूट इकोसिस्टम में, यस फंगल इन्फेक्शन होगा तो बीमारी से बचाएगा। बैकिलोवायरस, यस बचाएगा। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस होता है। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे बेटा, बायो कंट्रोल। ऑसिलेटोरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम ट्राइकोडर्मा आपका ये बायो कंट्रोल होगा, और ये बायो फर्टिलाइजर होंगे, याद कर लीजिएगा। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कितने मैचिंग करेक्ट हैं। एपो एंजाइम, देखिए बेटा सबसे बड़ा होता है होलो एंजाइम, तो होलो में प्लस जोड़ोगे गलत हो जाएगा। एपो एंजाइम में प्लस, होलो में प्लस कर ही नहीं सकते, तो सब गलत हो गया। होलो एंजाइम होता है प्रोटीनेशियस एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब कोफैक्टर के तीनों टाइप में कुछ भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। प्रोस्टेटिक ग्रुप लिख दीजिए, या आप कोएंजाइम लिख दीजिए, या मेटालाइन लिख दीजिए। तो करेक्ट पूछा है तो सिर्फ एक मैचिंग करेक्ट है, बाकी सब गलत है। होलो एंजाइम इक्वल टू होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, सिर्फ एक बात सही है। अमीनो एसिड आर मे बी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, अगर डाइट में रिक्वायर्ड है तो इसेंशियल है, नहीं रिक्वायर्ड है तो नॉन इसेंशियल। वीआईपी हाल में टीटी, ये 10 आपके इसेंशियल्स होते हैं। डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ नॉन, नहीं भाई इसेंशियल, डाइट से लेना है इसेंशियल लीजिए, जो बॉडी बना लेगी वो नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में होती है। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो 148 का हो गया बेटा आपका सेकेंड। 149 असर्शन रीजन है, व्हेन हीम ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम परऑक्सीडेज। तो परऑक्सीडेज और कैटालेज, ये जो एपो एंजाइम है, इनको चाहिए कोफैक्टर, वो भी हीम ग्रुप है, कौन सा, प्रोस्टेटिक ग्रुप, और फॉर्मली टाइटली बाउंड होता है, तो मतलब इसके बिना काम ही नहीं करेगा। परऑक्सीडेज और कैटालेज से जब तक टाइटली आपका कोफैक्टर हीम ग्रुप जो कि एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है नहीं जुड़ेगा तो आपका नहीं होगा। तो सही है, व्हेन हीम ग्रुप इज रिमूव्ड परऑक्सीडेज या कैटालेज से उसकी एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। क्यों लॉस्ट होती है बता रहे हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। तो कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है जब उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो समहाउ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन तो है ही, लेकिन इनको और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बतानी चाहिए, तो क्यों, वाई, क्या ऐसा गड़बड़ होता है। लेकिन अब हम लोग के लेवल पे इतना नहीं बताया जाता, बस इतना ही बताया जाता है कि कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है जब भी हम किसी कोफैक्टर को हटाते हैं। हीम भी एक प्रकार का क्या है, कोफैक्टर, हेंस इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। राइबोसोम नहीं, ऐसा नहीं कि खाली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म अगर यूकैरियोट होगा तो 80S होगा, और बैक्टीरिया होगा तो 70S। कुछ आपके सेल ऑर्गेनल जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, प्लांट में, एनिमल वाला गया, गोल्गी बॉडी गया, लाइसोसोम गया, आंसर अपने आप आ गया थर्ड। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं, वो भी कौन सा पाया जाता है, 70S टाइप। तो 70S टाइप बेटा बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पाया जाता है, जबकि 80S ओनली इन यूकैरियोट इन साइटोप्लाज्म। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आज का लास्ट जर्नी रहा इस सेशन का। अच्छे से पेपर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा, फोड़ के आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड इवनिंग बच्चों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। स्पोक फ्लैजिला, बेटा स्पोक फ्लैजिला में देखने को मिलेगा, सिलिया में भी मिलेगा, सेंट्रियोल का भी पार्ट है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। तो चारों बातें हो गई सही, तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्जिनिल एब्सेंटिन। तो बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्जिनिल्स नहीं पाए जाते प्रोकैरियोट्स में।
और बेटा जो प्रोकैरियोट्स हैं वो मोनेरा का रिप्रेजेंटेशन है, और मोनेरा में सब आने वाले मेंबर बैक्टीरिया होते हैं। तो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड का एग्रीगेशन, और प्लाज्मोडियम ही मलेरियल पैरासाइट है यूकैरियोट। सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी कहलाती है ईस्ट, बेटा यूकैरियोटिक। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक, बट स्ट्रेप्टोकोकस इज ए बैक्टीरिया। So bacteria have no membrane bounded cell organelle. 152 correct option 3rd. Given below the two statement first, isolated protoplasm from the different variety of plant, each having desirable character, fused with hybrid protoplasm which can be grown from the new plant. These hybrids are called somatic hybrid. This process is called somatic hybridization. Yes, NCERT की लाइन है, और बेटा इसे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जोड़ दिया गया है। तो हमें ध्यान रखना होगा बेटा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से हमने टोमेटो और पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट को जोड़कर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बेटा पोमेटो बनाया था। और इस फ्यूजन के लिए हम लोगों ने जिस केमिकल का यूज किया है उसे पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल कहा गया था। Genetic modified crop has been used to create tailor-made plant. Yes, GMO बनाए ही गए हैं टेलर मेड के लिए जो मल्टीपर्पज हो जाएं। So second statement is further true. So both statements are correct. So correct option is option 4th. 154 को देखें। 154 की बात करी जाए, आइसोलेटेड एंड प्योर डीएनए आर प्रेसिपिटेटेड बाय हीटिंग। बेटा जो प्योर डीएनए है उसे प्रेसिपिटेट करने की प्रोसेस को हम लोग स्पूलिंग कहते हैं। और बेटा इस स्पूलिंग में हम लोग चिल्ड एथनॉल का यूज करते हैं। चिल्ड एथनॉल का यूज किया गया था, निकालने के लिए ग्लास रॉड का यूज किया गया। तो इट इज नॉट ए केस ऑफ NaCH सुक्रोज, नॉट ग्लूकोज, इट इज केस ऑफ चिल्ड एथनॉल। और बेटा बॉइल्ड एथनॉल का यूज हम लोग वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में करते हैं जो फोटोसिंथेसिस में है। 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर एंड, कौन है जो कॉपी नंबर को भी रेगुलेट करेगा और रिप्लिकेशन को भी रेगुलेट करता है। तो हम लोगों ने देखा एक अच्छा जो वेक्टर है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है बेटा, उस वेक्टर में ओरी का भी पाया जाना जरूरी, मार्कर का भी, सेलेक्टेबल मार्कर का भी जरूरी, क्लोनिंग साइट का भी जरूरी, रोग का भी जरूर। लेकिन वो कौन है जो कॉपी नंबर को रेगुलेट करता है? तो बेटा ओरी का काम होता है, ये रिप्लिकेशन को इनिशिएट करता है और साथ में कॉपी नंबर को रेगुलेट करता है। तो ओरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कॉपी नंबर एंड प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। और सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स सेलेक्टेबल मार्कर होती हैं, एंटीबायोटिक नहीं। 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें PBR 322, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 322? बेटा PBR 322 में 322 क्या होता है? तो P हो जाता है बेटा प्लाज्मिड, B है बॉलीवर, R है रॉड्रिक्स, और बेटा 322 है कि वो कौन से नंबर पर उसे आइसोलेट किया गया है। तो न्यूमेरिकल नंबर विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर डेवलप्ड प्लाज्मिड। तो P बेटा प्लाज्मिड, B खोजने वाले बॉलीवर, R रॉड्रिक्स, और ये आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया गया जिसमें 8 RE की क्लोनिंग साइटें हैं, एक रोप कोड है और एक ओरी है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं। और इसी PBR 322 का यूज ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए किया गया था। तो 156 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन PBR 322 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट 8 होती हैं बेटा, सेलेक्टेबल मार्कर 2 पाए जाते हैं, ओरी 1 है, रोप कोड 1 है। 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। हाउ मेनी साइकिल PCR नीड टू प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली हाफ बिलियन कॉपी ऑफ द जीन? तो बेटा हम लोगों ने देखा है कि जो PCR है इसकी अगर 30 साइकिल्स चलाई जाती थी तो बेटा 1 बिलियन कॉपी बनती थी। और हमें मालूम है कि जो
पीस जो प्लाज्मिड है वो 20 मिनट में बार बार डिवाइड हो रहा है। अगर पर सेकंड डिवाइड हो रहा है तो पूरे डिवीजन को कैलकुलेट कर लें तो हर साइकिल के बाद उसका अमाउंट हो जाता है डबल, और जब डबल हो जाता है तो बेटा 30 साइकिल में तो हो गया 1 बिलियन। तो अब हाफ साइकिल मतलब हाफ बिलियन बनाना है तो बेटा 30 है तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये 29 साइकिल में हो जाएगा हाफ मिलियन, और 2 बिलियन बनाने के लिए 31 साइकिल टेक प्लेस होंगी। और हमें क्या देखना है, हाफ बिलियन कॉपी बनाने के लिए 29 साइकिल कंडक्ट करानी पड़ेगी। तो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। बेटा आरडीएनए बनाने के लिए जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करने के लिए कौन कौन से सोर्स और एंजाइम का यूज किया। यस, प्लांट सेल में बेटा सेलुलोजिक सेल वॉल होती है तो इससे सेलुलेज से डाइजेस्ट करेंगे। फंगस में काइटिनेस होती है, काइटिन से फंगस में काइटिन की सेल वॉल काइटिनेस का यूज करेंगे। बैक्टीरिया को लाइसोजाइम से करेंगे। अब पेप्टिकेस को आरएनए से नहीं करते, आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं आरएनएस एंजाइम से। तो इनकरेक्ट मैचिंग इज ऑप्शन फोर्थ। तो 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, डॉक्टर विल ऑपरेटिंग HIV पॉजिटिव patient accidentally cut himself with the scalp suspected contrast with the virus, death should be undergo the confirm his suspension। तो बेटा वो कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी थी जो अर्ली डिटेक्शन के काम में आती है, और बेटा अर्ली डायग्नोस करने के लिए जिस टेक्निक का सहारा लेते हैं उसे PCR कहते हैं, और कंफर्मेशन के लिए हम लोग विडाल कन्फर्म वेस्टर्न ब्लॉटिंग को यूज करते हैं। टाइफाइड की टेस्टिंग के लिए विडाल टेस्ट का यूज किया जाता है। TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बिलोंग्स टू एनाफेज। इनमें से कौन सा इवेंट एनाफेज को बिलोंग करता है। कौन सा इवेंट एनाफेज को बिलोंग करता है। तो एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज है। आपने PTMA के तौर पर याद किया। एनाफेज में क्रोमेटिड की स्प्लिटिंग होती है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, क्रोमेटिड सेपरेट होता है। याद रखना है मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, और माइटोसिस और मियोसिस सेकंड में क्रोमेटिड सेपरेट करता है। अब बेटा क्रोमोसोम अपोजिट पोल गेन देयर आइडेंटिटी डिस्क्रीट, ये अपोजिट पोल की आ जाते हैं और द गेन देयर आइडेंटिटी आप जिसे आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं जाने पर टीलोफेज में, और क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। यस, क्रोमेटिड अपने पोल की ओर मूव करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन 161 ऑप्शन फोर्थ। मियोसिस अकर्स इन। बेटा मियोसिस कहाँ देखने को मिलती है। तो मियोसिस अकर्स होती है केवल बॉडी के डिप्लॉयड सेल में, और वो भी डिप्लॉयड सेल कौन है, जो जर्म सेल कहलाएं। तो मेल गेमीट होती है बेटा N, फीमेल गेमीट है N, और N वाली सेल में मियोसिस नहीं हो सकती, इसलिए केवल डिप्लॉयड जर्मिनल सेल में मियोसिस होती है। 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें 163 given below the two statement, human respiratory system branching network of the branchiole alveoli comprising the lungs। तो बेटा ब्रांकी से लेकर एल्वियोलाई तक सब मिलकर बनाते हैं लंग्स, और ह्यूमन बीइंग में लंग्स इज कवर्ड बाय सिंगल लेयर्ड। बेटा ह्यूमन बीइंग में डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, और लंग्स को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। और बेटा ये प्लूरा आउटर प्लूरा कहलाती है और इनर प्लूरा कहलाती है। इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और बेटा ये रिड्यूस फ्रिक्शन करती है, और इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उस कंडीशन को प्लूरेसी कहा जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बट फर्स्ट इज ट्रू। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग रिगार्डिंग टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा मैच इनकरेक्ट है। तो भैया 97% ऑक्सीजन आरबीसी से जाती है और बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 3% डिजॉल्व प्लाज्मा से जाती है, बिल्कुल सही है। 70% बाइकार्बोनेट से जाती, बिल्कुल सही है। और 3% डिजॉल्व प्लाज्मा से नहीं जाती बेटा, 7% डिजॉल्व प्लाज्मा से जाती है। इसलिए बेटा प्लाज्मा से जो CO2 जाती है वो टोटल 77% जाती है। ये जो बाइकार्बोनेट है ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा से ही ट्रेवल करता है। सो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 165 करेक्ट ऑप्शन इज सिंपल प्रिकर्सर मिडिल लेमिना इज सेल प्लेट इज ट्रू। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन माइट्रोकांड्रिया एंड प्लास्टिड आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज ट्रू। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस फरो मेथड से होती है, इट इज ट्रू। तो बेटा तीनों बातें करेक्ट हो गई साइटोकाइनेसिस के लिए। तो 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, इन C4 प्लांट व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज इन मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल रिस्पेक्टिवली, बंडल शीथ सेल रिस्पेक्टिवली। तो 1 रिस्पेक्टिवली अच्छा भाई, तो ध्यान से देखें भैया, C4 प्लांट की बात करी गई है, C4 प्लांट की बात करी गई है। चलो भाई, तो ध्यान से देखना, C4 प्लांट में ये रही मेसोफिल सेल और ये रही बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। तो बंडल शीथ सेल जरा याद करके देख लें भैया, मेसोफिल सेल्स में 12 ATP का खर्चा है और बेटा बंडल शीथ सेल मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल और बंडल शीथ सेल में 18 ATP का खर्चा है। अब आप रेशियो निकाल लें, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो बेटा ये रेशियो आ गया 2:3। टोटल आपको याद होना चाहिए, C3 साइकिल में 18 ATP, एक्सेस 12 ATP C4 साइकिल में रीजनरेशन के लिए लगती हैं, जो मेसोफिल में देखने को मिलता है। तो उस 12 को कैलकुलेट करें, मेसोफिल सेल में मेसोफिल सेल्स में 12 और यहाँ 18 ATP देखने को मिलती हैं। टोटल C4 प्लांट में खर्चा होता है 30 ATP का, एडिशनल 12 ATP खर्चा होती हैं। तो 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 167 given the diagram, given the two statement in photorespiratory pathway there is a no synthesis of ATP or NADPH2 and biological function photorespiration is not known। yes, जो फोटोरिस्पायरेटरी पाथवे होता उसमें ना तो शुगर बनती, ना ऑक्सीजन निकलती, ना ATP बनती है और ना ही NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। और ये किस काम के लिए होता है ये भी नहीं मालूम है। और ये प्रॉपर्टी है C3 प्लांट की, C4 में फोटो रिस्पायरेशन नहीं देखने को मिलता। सो C4 प्लांट इज मोर प्रोडक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। कैल्विन पाथवे इज कॉमन इन C3 C4 प्लांट। बेटा साइकिल कोई भी हो, प्लांट कोई भी हो, शुगर कैल्विन साइकिल से ही बनती है, इसलिए C3 साइकिल C4, C3 साइकिल C3 प्लांट में भी चलेगा, C4 प्लांट में चलेगा। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, ट्रॉपिकल प्लांट हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट शेडेड इन टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल प्लांट में टेम्परेचर हाई होता है ऑप्टिमम देन टेम्परेट क्लाइमेट। एनसीईआरटी की लाइन, दिस इज ट्रू। C4 plant respond higher temperature shows higher rate of photosynthesis while C3 much lower. This statement is also true. तो 168 correct option is option fourth. हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग करेक्ट है जरा ध्यान से देखें। चलो भाई, करेक्ट मैचिंग को तलाशा जाए। बेटा हाइपरटेंशन 90-140 के ऊपर चला जाए, हाइपरटेंशन होगी। स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा 70 ml ब्लड होता है, 170 नहीं। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो भैया कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.08 सेकेंड, ये जीरो का मामला हटा लें, ये बात भी गलत हो गई। और कार्डियक आउटपुट 5000 ml के लगभग होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। So 2 matching are correct, but 2 matching are incorrect. So correct option is option third. मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, ए और बी को जरा मैच कर दिया जाए और मैच करने के बाद हम लोग देखें
कि भैया लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है टू ड्रेन द बैक टिश्यू ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, थ्राम्बोसाइट कागुलेशन के लिए जिम्मेदार है, लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार है, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। तो 170 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें 171, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब इट इज केस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। अब सारी बातें आप एरोबिक रिस्पायरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो देखो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है ग्लूकोज का। और बेटा अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है तो RQ1 होता है। तो A, B, D आर करेक्ट बट C आर नॉट करेक्ट, तो A, B, D आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें 172 TCA cycle start with condensation of acetyl group with oxaloacetic acid yield to oxalosuccinic acid। यस बेटा TCA साइकिल जो होता है वो एस्टल को एंजाइम को ऑक्सैलोएस्टिक एसिड एक्सेप्ट करता है, लेकिन बेटा वो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड नहीं बनाता, इसे ये बनाता है बेटा सिट्रिक एसिड। और फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द Krebs साइकिल इज सिट्रिक एसिड 6C कंपाउंड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। Metabolic pathway through which electron pass from the one carrier to another carrier is called electron transport system। Yes, electron transport system में ही इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में जाते हैं। यही NADPH2 और FADH2 के जो जिसमें ATP है बेटा उससे बाहर निकाली जाती है। इसमें हम लोग 5 कॉम्प्लेक्स के बारे में भी जानकारी रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। 173 देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस ओनली अ प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो बेटा ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रिस्पायरेशन में केवल ग्लाइकोलिसिस होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में केवल ग्लाइकोलिसिस होती है, ये बात सही है। अब बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल दोनों होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ग्लाइकोलिसिस टेक अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, ऑर्गेनिज्म चाहे जैसा हो उसमें ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही, और ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे कहते हैं। इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और ये साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। सो बोथ स्टेटमेंट आर फर्दर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, बेटा इनमें से कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है? तो मियोसिस वेरिएशन का रीजन बनता है क्योंकि बेटा इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, जाइगोटीन में टेट्राड बनता है, विजिबिलिटी पेकाइटिन में होती है, मियोसिस में रिकॉम्बिनेस एंजाइम पेकाइटिन स्टेज पे काम करता है। और इनकरेक्ट मैच की बात करी तो क्रॉसिंग ओवर बेटा माइटोसिस में नहीं मियोसिस में देखने को मिलती। 174 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 175, which how many of the following is correct full form of the hormone? ADH को एट्रियल डायलेटिंग हार्मोन नहीं कहते, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। GIP को गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड कहते हैं, गोनाड इनहिबिटरी नहीं कहते हैं, लेकिन CC को कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं। और PTH को पीनियल टेम्परेचर हार्मोन नहीं कहते, पैराथार्मोन कहा जाता है। तो अपने पास केवल एक ही मैचिंग करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन 175 इज ऑप्शन 4। तो बेटा ये था 151 to 175 और आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगे एलिस सर। हेलो बच्चों, चलिए अब हम आपको 176 से क्वेश्चन करा रहे हैं। और सबसे पहले देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है डायग्राम में x क्या बता रहा है। और आप गौर से देखिए तो x जो है वो आपको यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले रहा है। तो ऐसे हार्मोन जिनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर मतलब मोस्ट ऑफ द केस में इंट्रान्यूक्लियर होते हैं, तो वो आपके पास हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में कौन कौन आता है? तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में आपके पास कौन कौन से हार्मोन आते हैं? जिसमें आपके पास स्टेरॉइड हार्मोन है, वो भी लिपिड में आएंगे, और आइडोथ्रियोनिन
हाइड्रोथ्रियोनिन भी आपके पास आएगा लिपिड सॉल्युबल में। इसका मतलब आपको निकालने हैं वो हार्मोन जो लिपिड सॉल्युबल है, तभी आपको एक्स पता चल जाएगा। थायरोक्सिन हाइड्रोथ्रियोनिन है, एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉयड हार्मोन है, एंड्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन है। सारे के सारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर रखेंगे एक्स का, मतलब इन सारों में से सब हो सकते हैं। आगे देखिए 176 का आंसर हो गया है फर्स्ट। आगे देखिए 177 लिख रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन इक्वेशन। आपको पता है ये इक्वेशन किसकी है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी t+1 टाइम में, तो nt प्लस आपके पास नेटैलिटी प्लस आई माइग्रेशन माइनस आपके पास फिर क्या होगा मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी को हम डिनोट करते हैं डी से, और प्लस ई माइग्रेशन। तो ये वाली बात है। तो आपको यह पता है बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है यहां पर नेटैलिटी। आपको आई का मतलब क्या है, यहां पर आई माइग्रेशन मतलब इमिग्रेशन आप बोल दो, आई माइग्रेशन। डी क्या है, डी यहां पर है मोर्टेलिटी, और ई क्या है, ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन तो आपको ई माइग्रेशन है, ई ठीक है, हाई माइग्रेशन है, आई ठीक है, लेकिन डी डिपार्चर नहीं है। डी को हम क्या कहेंगे, मॉर्टेलिटी कहेंगे, यही गलत है। और बी नेटैलिटी सही आंसर आपके पास थर्ड आ जाएगा। 178 लिखा हुआ वैसोप्रेसिन रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉडी से जो वाटर का लॉस हो रहा है उसे हम डायूरेसिस कहते हैं, और इस डायूरेसिस को रोकने वाला हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन कहलाता है, जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। असर्शन तो सही है। फिर कह रहा है वैसोप्रेसिन एक्ट करता है मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल। बिल्कुल बात सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर 178 का 4 हो जाएगा। आंसर आपके पास 178 का 4 हुआ या नहीं हुआ ये बता दें। बिल्कुल 4 होगा। आगे देखते हैं 179 प्रीडेटर प्ले विच इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। प्रीडेटर का काम क्या होता है, प्रीडेटर का काम होता है एनर्जी को एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ले जाना, आपके पास प्रे की जो पॉपुलेशन है उसे अंडर कंट्रोल रखना, और स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखना। ये तीनों काम प्रीडेटर के होते हैं। आंसर ऑल हो जाएगा। 180 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, देखना क्या कह रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली। तो आपके पास यहां पर कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए जरूरी नहीं सिर्फ हम नंबर्स को काउंट करें, कभी कभी बायोमास को भी लेते हैं, ये बात सही है। साइज ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। बिल्कुल बात सही है, स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, बदलता रहता है। जो किस बात पर डिपेंड करता है, फूड की अवेलेबिलिटी पर, प्रेडेशन प्रेशर पर, क्लाइमेटिक कंडीशन पर, वेदर पर, मतलब है ना। हाई माइग्रेशन लिखा हुआ है इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग टाइम पीरियड अंडर द कंसीडरेशन। बिल्कुल बात सही है, हाई माइग्रेशन का मतलब यही होता है, किसी भी कहीं से भी किसी एक जगह पर सेम स्पीसीज का आ जाना। फिर लिखा अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। भैया लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यही यहां से गलत हो जाता है। आंसर आपके पास 4 बनेगा। बहुत अच्छी लाइन है, आंसर आपके पास 4 बनेगा। आगे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। भाई साहब रीडिफरेंशिएशन से क्या बनेगा, तो आपको पता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम से होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो बनता है आपके पास प्राइमरी टिश्यू, और प्राइमरी टिश्यू में होता है डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन तो बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम और कोकैम्बियम है। फिर होता है रीडिफरेंशिएशन, और रीडिफरेंशिएशन से बनते हैं सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी जाइलम हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, सेकेंडरी मेडुलरी रेज हो गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया, फेलम हो गया मतलब कॉर्क सेल। तो आपके पास प्राइमरी जाइलम इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी टिश्यू, मतलब ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है। ये किसका प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएशन का।
फैलम ये आपके पास रीडिफरेंशिएशन का है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स रीडिफरेंशिएशन का है। किसका है? रीडिफरेंशिएशन का है, ये भी रीडिफरेंशिएशन का था। जबकि वैस्कुलर कैम्बियम डी डिफरेंशिएशन का, डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है बेटा, है ना, डी डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब आपके पास सिर्फ दो लोग आए हैं जो कि रीडिफरेंशिएशन के हैं। आंसर आपके पास सेकंड बनेगा 181 का। क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई है कि नहीं? बिल्कुल आ जानी चाहिए, आंसर सेकंड आ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट आपको पास दी गई है, दो लिस्ट। इंक्रीज इन वाटरमेलन, वाटर मतलब सॉरी, इंक्रीज इन वॉल एलोंगेशन, वॉल एलोंगेशन का काम आपको ऑक्सिन करेगा, ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। उसके बाद बोल्टिंग एंड फ्लारिंग, बोल्टिंग और फ्लारिंग कौन करने वाला है? जल्दी से बताएं, बोल्टिंग और फ्लारिंग कौन करेगा? तो बोल्टिंग और फ्लारिंग के लिए काम किसका होगा? तो ये जिब्रेलिन का होगा या नहीं होगा? ये बताएं। ये जिब्रेलिन का होगा, बिल्कुल होगा, ये जिब्रेलिन का हो जाएगा। सेकंड और फर्स्ट हो गया। सेल डिवीजन में कौन इन्वॉल्व हो जाएगा? सेल डिवीजन में आपके पास इन्वॉल्व हो गया है यहां पर साइटोकाइन, आपके पास ये हो जाएगा 4। सेल डिवीजन में कौन इन्वॉल्व हो जाएगा? बताएं बेटा। सेल डिवीजन में साइटोकाइनेट, है ना, और डोरमेंसी में एब्सिसिक एसिड, डोरमेंसी में एब्सिसिक एसिड। तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर 182 का आंसर क्या आएगा? सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, आंसर आपके पास सेकेंड आ जाएगा। यस और नो? बोलो भाई। उसके अलावा 183 लिखा हुआ है द कैल्शियम आयन आर इंपॉर्टेंट रोल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को निकालेगा। देखो असर्शन लिखा है, समझना इंपॉर्टेंट रोल क्या है। कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में। सर काम क्या होता है? बिकॉज कैल्शियम आयन रिमूव करता है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को एक्टिव साइट से, और वो एक्टिव साइट जब अनमास्क हो जाएगी तभी मायोसिन का हेड वहां पर फिट होगा और बनेगा एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। तो कहने का मतलब ये, इंक्रीज कैल्शियम आयन लीड टू बाइंडिंग कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, देयरबाय रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। 183 का 4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला, all locomotion are movement but all movements are not locomotion। मतलब लिखा हुआ है सारे लोकोमोशन तो मूवमेंट हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। तो ये बिल्कुल बात सही है, सारे लोकोमोशन तो मूवमेंट होते हैं लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। क्यों? रीजन क्या लिखा है? ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलेट, टंग एटसेट्रा। ये मूव की बात कर रहा है, मूवमेंट की, लेकिन बट प्लेस और लोकेशन आर नॉट चेंज। ये मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट चेंज इन द प्लेस और लोकेशन बाय वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग। सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो देखो मूवमेंट तो है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। बाद वाले में आपके पास लोकोमोशन है और लोकोमोशन बिना मूवमेंट के हो नहीं सकता। आपके पास फर्दर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर 4 होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया आपके पास आंसर था ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 185 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है, देखते हैं। लिखा हुआ अमीबा, अमीबा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल होता है, इसमें माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं, माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन एलिमेंट। टेंटिकल्स, टेंटिकल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बिल्कुल करेंगे। आपके पास एनकरेज में भी हेल्प करते हैं, एनकरेजमेंट हो गया, ऑफेंस हो गया, डिफेंस हो गया, मूवमेंट हो गया, उसमें भी करते हैं। जैसे कि टेंटिकल्स आपके पास किसमें होगा? अमीबा में, है ना। तो आपके पास सॉरी हाइड्रा में, हाइड्रा में जो टेंटिकल्स हैं वो लूपिंग मूवमेंट में, समरसॉल्टिंग मूवमेंट करते हैं, उसमें टेंटिकल्स हेल्प करते हैं। फिर लिखा हुआ है सीलिया इन पैरामीशियम मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफेरिंक्स, ये भी सही है। मूवमेंट एब्सेंट इन प्लांट्स, ये वाली बात गलत है। देखो यहाँ पर मूवमेंट लिखा हुआ है, मूवमेंट तो सब में पाया जाता है, सारे लिविंग्स का फीचर होता है। लोकोमोशन नहीं करते, जबकि मूवमेंट तो करते ही है। आंसर आपके पास इनकरेक्ट में 4 हो जाएगा। इसमें हो सकता है तुम लोग जल्दी से गलती कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्राइवेट ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली। तो आपके पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो वो है 170 बिलियन टन। और इसका बताइए 115 बिलियन टन किससे मिलता है? ये मिलेगा मुझे लैंड से। और जबकि 15 बिलियन टन
ये कहां से मिलेगा मुझे? ओशियन से। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 170 बिलियन टन। आंसर 186 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा बेटा। आगे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? इन सॉइल डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस इज ह्यूमस। बिल्कुल, इसी का बनना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। हाईली सुटेबल फॉर माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन वेरी फास्ट। बिल्कुल गलत बात है। ह्यूमस से जो मिनरलाइजेशन है वेरी स्लो प्रोसेस होता है ना? तो ये आपके पास माइक्रोबियल एक्शन सुटेबल नहीं, आपके पास ये डिकम्पोजिशन स्लो होगा। हाईली रेजिस्टेंट माइक्रोबियल एक्शन अंडरगो डिकम्पोजिशन वेरी स्लो, ये सही है। फिर लिखा नॉन कोलॉइडल। नॉन कोलॉइडल ना, आपके पास नॉट हैविंग मिनरल्स, ये वाली बात भी गलत। आपके पास सही बात क्या है? सही बात 187 का सेकंड नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। चलिए, लिखा हुआ है विच इज द एसिडिक। तो आपके पास तीनों जिब्रालिक एसिड है और नाम में ही एसिड है, तो Ga1 Ga2 Ga3 सारे के सारे एसिडिक ही होंगे। 188 का 4। अगला, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट। बेटा ये स्वेट है, स्वेट कर लेना। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट क्या है? तो वो फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट ऑफ ऑल द बॉडी सरफेस। बिल्कुल सही। फिर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 ओनली सेबेसियस ग्लैंड। ओनली लिखा हुआ है, दैट्स वाई गलत है। आपके पास स्वेट ग्लैंड और स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सेक्रीशंस। यहां पर आपके पास गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 सही, दूसरा गलत। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 190। द इन ह्यूमन बॉडी स्वेट प्रोड्यूस बाई स्वेट ग्लैंड, ठीक है, इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग मेनी सब्सटेंस। और उन सब्सटेंसेस में कौन होगा? बिल्कुल NaCl भी होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, तीनों होंगे। आंसर आपके पास थर्ड हो जाएगा। डायरेक्ट NCERT की लाइन है। आगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है। यूरिन का पीएच कितना होता है? यूरिन का पीएच 6 ही होता है, ठीक है। यूरिन लाइट येलो कलर की होती है, किस वजह से? यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। कीटोन बॉडी इन यूरिन डायबिटीज इंसिपिडस, गलत, ये गलत हो गया। यहां पर डायबिटीज मेलाइटस होना चाहिए। और फिर ANF डायलेशन करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, सही है, तभी तो बड़े हुए प्रेशर को कम कर देगा। तो आपके पास गलत बात तो यही आ गई ना, थर्ड, 191 का थर्ड, ठीक है। चलिए अगला बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना है दोनों में। इन सीटू कंजर्वेशन गेमीट बैंक, गलत हो गया। एक्स सीटू कंजर्वेशन, फिर तो ये पहला वाला गलती हो गया पहले से ही। इन सीटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क, और एक्स सीटू कंजर्वेशन बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। फिर लिखा इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। एक्स सीटू कंजर्वेशन जूलॉजिकल पार्क। इन सीटू यहां पर लिखा हुआ क्रायो प्रिजर्वेशन, ना, आंसर आपके पास थर्ड बनेगा। थर्ड बनेगा इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम ग्लोबल डाइवर्सिटी। मैक्सिमम ग्लोबल डाइवर्सिटी कौन रख रहा है? ऑप्शन के हिसाब से देखना है। मॉस लिखा है, एल्गी लिखा है, इंसेक्ट लिखा है, एंजियोस्पर्म। तो सबसे ज्यादा ग्लोबल डाइवर्सिटी तो इंसेक्ट की है, क्योंकि मोर देन 70% एनिमल खोजे जा चुके हैं और उसके भी 70% अकेले इंसेक्ट है। आगे लिखा हुआ एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज नोन एज। हमने कहा जैविक संसाधनों में ह्यूमन के लिए आपके पास संभावनाओं को तलाश करना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। तो ये होता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बहुत बढ़िया वर्ड है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। आंसर क्या हो जाएगा? बायो प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगा। आंसर थर्ड। 194। 195, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपके पास सीड कोट ऑफ लेग्यूम स्क्लेरेंकाइमा होगा, बिल्कुल इनकरेक्ट निकालना है, देखो। फिर लिखा है फ्रूट बॉल ऑफ नट स्क्लेरेंकाइमा होगा, बिल्कुल होगा। कॉलेनकाइमा प्रोवाइड कराएगा मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी सही है। और स्क्लेराइड परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये गलत है। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी स्क्लेराइड्स मतलब स्क्लेरेंकाइमा में नहीं होती है ना, डेड होता है। आगे लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ फ्लोएम फाइबर, गलत। सीव ट्यूब के फंक्शन को कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है, ना कि फ्लोएम फाइबर। लिखा था सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड विद द पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ये बात सही है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को लॉन्गिट्यूडनल जो वॉल होती है
उसके जरिए मतलब उसमें पिटफील्ड्स की वजह से उसके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, और आंसर आपके पास 196 का थर्ड बनना चाहिए। 196 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा। चलिए अगला, इन ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस 3 पार्ट। ठीक है, हाइंड ब्रेन 3 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट आपको बताना है, इसमें से कौन लिखा हुआ है। हाइपोथैलेमस आपके पास 4 ब्रेन का पार्ट है, 4 ब्रेन। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड है, ये कॉर्पस कैलोसम है, ये 4 ब्रेन में है। तो आज का आंसर क्या आ गया? सेरिबेलम। सेरिबेलम कंट्रोल करता है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, याद है? चलिए, एमटीपी इज एसेंशियल एंड हेल्पफुल फॉर। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अबॉर्शन। लीगल कब हुआ था? लीगलाइज हुआ था 1971 में, अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। कह रहे हेल्पफुल है किस बात पर? गेट रेड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होने वाली अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के हेल्प करेगा। ठीक है, गेटिंग रेड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज, ये इस काम के भी आएगा। मेडिकली व्हेन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर मदर और फीटस और बोथ। बिल्कुल, अगर किसी तरह से मदर और फीटस को दोनों को हार्मफुल है वो प्रेगनेंसी, तो आपको एमटीपी यहां पर हेल्पफुल होगा। तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये सारी बातें उसके लिए आपके पास ठीक है। 199 एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो गया है तो इसे आप ट्रांसफर करोगे यूट्रस में, और यूट्रस में जब ट्रांसफर करोगे तो ऐसी एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक आईयूटी कहलाती है। इसी को हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी, है ना। अगर लेस देन, अगर हम कहें अप टू 8 ब्लास्टोमियर था तो हम उसे ट्रांसफर करते थे आपके फैलोपियन ट्यूब में, कहते थे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो यहां पर तो हम यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर की बात है। और यह है आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है, कैरेक्टराइज्ड मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन विच आपके पास सेक्शन वो लिखा हुआ है, आपको सेगमेंट्स बताने हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के तौर पर। मशरूम शेप की ग्लैंड की लोकेशन बतानी है, तो वो आपके पास मशरूम की जो ग्लैंड की लोकेशन है वो एब्डोमिनल सेगमेंट में होगी, थोरैसिक में नहीं होगी, और ये वाले सेगमेंट में आपके पास नहीं होगी। गलत हो गया, आपके पास हो गया 6 से 7 सेगमेंट। यहां पर 6 से 7 सेगमेंट ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट, आपके पास 200 का आंसर हो जाएगा 1। ये था आपके पास आज का और इस साल का आखिरी एफएसटी, जिसमें हम लोगों ने देखा है एफएसटी 64। और अब आप लोग परसों जाकर एक फाइनल टेस्ट दोगे और वो होगा नीट 2024 का। हमने खूब सारे हम लोगों ने टेस्ट किए हैं, खूब सारे हम लोगों ने एफएसटी लगाए हैं, खूब सारी प्रैक्टिस की है। बेटा आप सबको सब कुछ आता है, बस अपने आप को डिप्रेस मत होने दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। और अब जो है ना, अब आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अब आपको कुछ भी नहीं, अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम बिल्कुल मार्जिन वाला है। आप आराम से रिलैक्स करिए, खाइए पीजिए, हाइड्रेटेड रखिए और अच्छे से पॉजिटिव माइंड होकर पेपर देने जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं पेपर के डिस्कशन में, और वो होगा 5:30 बजे 5 तारीख को। ठीक है, थैंक यू सो मच।